इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्योरी की यूनिट नंबर नेटवर्क थ्योरम्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो हमारी अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसका नाम है नॉर्टन थ्योरम। नॉर्टन थ्योरम को हम नॉर्टन प्रमेय भी कहते हैं। इससे प्रीवियस क्लास में हमने थेवेनिन थ्योरम के बारे में पढ़ा था। तो जो नॉर्टन थ्योरम होती है वो थेवेनिन थ्योरम की ड्यूल होती है, अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि नॉर्टन थ्योरम नॉर्टन प्रमेय थेवेनिन प्रमेय का द्वैत है। अब नॉर्टन प्रमेय में क्या होता है? जो नॉर्टन प्रमेय है इसमें इस प्रमेय के अनुसार किसी परिपथ को एक धारा स्रोत व उसके समानांतर क्रम में एक प्रतिरोध या प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। अर्थात हम नॉर्टन थ्योरम के बारे में कहें तो इसका मतलब है कि हम किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट या नेटवर्क को वो एक करंट सोर्स व उसके पैरेलल में लगे एक रेजिस्टेंस के रेस्पेक्ट में हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इससे पहले हमने थेवेनिन थ्योरम पढ़ी थी। थेवेनिन थ्योरम के अंदर हमने ये देखा था कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट या नेटवर्क सर्किट या डिफ़िकल्ट सर्किट को हम एक वोल्टेज सोर्स तथा उसके सीरीज में लगे रेजिस्टेंस के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसी प्रकार जो नॉर्टन थ्योरम होती है, नॉर्टन थ्योरम को भी हम किसी भी डिफ़िकल्ट सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट या किसी भी बिगेज सर्किट को हम उसे एक करंट सोर्स और उसके पैरेलल रेजिस्टेंस के रूप में डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो करंट सोर्स लगता है वो उसी ब्रांच के रेस्पेक्ट में लगता है जिस ब्रांच में हमें करंट की वैल्यू ज्ञात करनी हो। तो हमें यहाँ पे जो करंट सोर्स लगेगा हम उसे ISC बोलेंगे, तथा जो पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाएगा हम उसे RTH बोलेंगे। ISC मतलब शॉर्ट सर्किट करंट, RTH मतलब जैसे कि हमने थेवेनिन में पढ़ा था कि उसके अंदर रेस्पेक्टिवली जो टर्मिनल ब्रांच है उस ब्रांच के रेस्पेक्ट में हम अगर कोई रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं तो उसे हम RTH या थेवेनिन रेजिस्टेंस कहते हैं। अब हम नॉर्टन थ्योरम्स के स्टेटमेंट के बारे में पढ़ते हैं, मतलब नॉर्टन थ्योरम का प्रकथन क्या है। तो नॉर्टन थ्योरम का स्टेटमेंट है, किसी भी टू पोर्ट नेटवर्क को एक करंट सोर्स तथा उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस से प्रदर्शित किया जा सकता है। धारा स्रोत का मान उन दो टर्मिनल को लघु परिपथ करने पर प्रवाहित होने वाली धारा के बराबर तथा प्रतिरोध या प्रतिबाधा का मान उस खुले टर्मिनलों के बीच तुल्य प्रतिरोध के बराबर होता है। अर्थात स्टेटमेंट नॉर्टन थ्योरम का स्टेटमेंट ये कहता है कि किसी भी टू पोर्ट नेटवर्क को हम एक करंट सोर्स और एक उसके समानांतर एक रेजिस्टेंस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पर यहाँ पर जो करंट सोर्स लगता है वो उन दो टर्मिनल, जिस टर्मिनल के रेस्पेक्ट में हमें करंट ज्ञात करनी है, उन दोनों टर्मिनल के रेस्पेक्ट में उसके छोटे लघु परिपथ में प्रवाहित होने वाली करंट तथा उसी टर्मिनल के खुले दो टर्मिनल के रेस्पेक्ट में निकलने वाले रेजिस्टेंस में प्रेजेंट कर सकते हैं, तथा ये करंट सोर्स और रेजिस्टेंस आपस में पैरेलली कनेक्टेड होते हैं। अगर मैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करूं तो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होता है नॉर्टन थ्योरम का कि एक लीनियर एक्टिव नेटवर्क जिसमें डिपेंडेंट व इंडिपेंडेंट वोल्टेज व करंट सोर्स को एक इक्विवेलेंट सर्किट में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसमें करंट सोर्स व इक्विवेलेंट रजिस्टर को पैरेलली कनेक्ट किया जाता है। तो इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेकंड अनदर पॉइंट कि जिस ब्रांच में लोड करंट IL ज्ञात करना है उस ब्रांच को शॉर्ट सर्किट करके उसमें फ्लो होने वाली शॉर्ट सर्किट करंट को ज्ञात किया जाता है, जिसे हम ISC कहते हैं या उसे हम करंट सोर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसी प्रकार जिस ब्रांच पर ISC करंट को ज्ञात किया जाता है उस पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात करने हेतु उस ब्रांच के सापेक्ष सर्किट में उपस्थित सभी वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स को रिप्लेस किया जाता है। वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस किया जाता है तथा करंट सोर्स को ओपन सर्किट से रिप्लेस किया जाता है। उसके रिप्लेस करने के बाद उस खुले टर्मिनल के सापेक्ष में निकलने वाले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम RTH कहते हैं तथा इससे हम RTH ज्ञात करते हैं। जिस प्रकार लोड पर या जिस ब्रांच में हमें ISC ज्ञात किया है वो RTH ज्ञात किया है, तो प्राप्त ISC व RTH को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है और जिस ब्रांच के सापेक्ष ISC RTH ज्ञात किया गया था उसी को उसके पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है तथा लोड करंट को ज्ञात किया जाता है। तथा हमारा चौथा पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जिस खुले टर्मिनल के रेस्पेक्ट में हमने इक्विवेलेंट RTH ज्ञात किया था या टोटल RTH ज्ञात किया था, उस RTH और उसी टर्मिनल के रेस्पेक्ट में हमने जो शॉर्ट सर्किट करंट ज्ञात की है
उस करंट के सापेक्ष में पैरेलल में जिस टर्मिनल को के सापेक्ष हमने RTH और ISC ज्ञात किया है उसी टर्मिनल को उसके पैरेलल लगा के उसमें फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं, तथा जो करंट की फ्लो वैल्यू ज्ञात होगी वो करंट डिवीज़न रूल के अकॉर्डिंग हम उसे अप्लाई करके वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। अगर मैं एक्सप्लेनेशन की बात करूँ तो यहाँ पर एक सर्किट दिया गया है जिसे V(S) मतलब वोल्टेज सोर्स है R1, R2, R3 और RL। तो यहाँ पर जो RL है इस RL के सापेक्ष में मुझे करंट ज्ञात करनी है और वो भी नॉर्टन थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो नॉर्टन थ्योरम का सबसे मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट टर्मिनल पॉइंट जो होता है वो ये होता है कि जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में मुझे करंट ज्ञात करनी है उसी टर्मिनल को मुझे शॉर्ट सर्किट करना होगा। तो मुझे यहाँ पर RL के रेस्पेक्ट में फ्लो होने वाली करंट IL ज्ञात करनी है, तो मुझे ISC ज्ञात करने के लिए इसे शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा। तो इस टर्मिनल को मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया। मैं जैसे ही इस टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट करता हूँ तो ISC होता है, तो मुझे एक नया सर्किट मिलता है। उस नए सर्किट को हम देखते हैं, जैसे कि सर्किट 1 दिया हुआ है, हमें नया सर्किट मिलता है। तो इस नए सर्किट पे मुझे इस टोटल करंट फ्लो होने वाली R1 में टोटल करंट फ्लो होने वाली की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो मैं जब उसकी वैल्यू ज्ञात करूँगा तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पर R2 और R3 ये आपस में पैरेलल कनेक्टेड होते हैं और R1 उसके सीरीज़ में कनेक्टेड होता है। तो इससे हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा। जैसे ही हमें ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलता है, इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम ओम्स लॉ के द्वारा करंट की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारी जो I1 निकलेगी वो I1 होगी V(S) अपॉन R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट हमारा कौन सा है? R इक्विवेलेंट हमारा R1 प्लस R2 और R3 पैरेलल में है प्लस R1 सीरीज़ में। तो हमारा जो फार्मूला निकलेगा वो निकलेगा I1 इक्वल्स टू V(S) अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R3 अपॉन R2 प्लस R3। इस प्रकार मुझे I1 मिल जाएगा। और जब मुझे I1 मिल जाएगा तो यहाँ पर R1 के अंदर जो करंट फ्लो हो रही है वो I1, हमें उसकी वैल्यू पता है। तो हम R2 और R3 में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हैं, वो हम बाई करंट डिवीज़न रूल से ज्ञात करेंगे। तो मुझे अगर ISC करंट वैल्यू ज्ञात करनी है तो ISC किससे फ्लो होकर आ रही है? R2 से फ्लो होकर आ रही है। तो R2 और R3 जो है वो आपस में पैरेलल कनेक्टेड है। तो हमारे पॉइंट के पास जैसे कि मैं देखता हूँ R1 से करंट निकल रही है, उस R1 की करंट की वैल्यू है I1, और अब मुझे R2 और R3 में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो मुझे R2 में जो करंट फ्लो हो रही है वो ISC करंट है। अगर मुझे ISC करंट की वैल्यू निकालनी है तो बाई करंट डिवीज़न रूल से निकालूंगा I1 इंटू R3 अपॉन R1 प्लस R2। ये बाई करंट डिवीज़न रूल से मैंने ISC निकाल दिया। अब मुझे मेरे ISC की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। उसके बाद मेरे को जब फर्स्ट स्टेप मेरा कंप्लीट हो गया, मुझे ISC की वैल्यू पता चल गई। अब जैसे मुझे ISC की वैल्यू पता चलती है, अब नेक्स्ट में RTH निकालता हूँ। अब RTH निकालने का सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है कि जिस टर्मिनल के सापेक्ष में मुझे, जैसे कि हमारा जो मेन सर्किट है उस मेन सर्किट में RL के सापेक्ष में मुझे रेजिस्टेंस निकालना है। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए इस जो मेन सर्किट है मेरा, जो क्वेश्चन वाला सर्किट है, उस सर्किट के अंदर जितने भी सोर्स लग रहे हैं उनको रिमूव करना पड़ेगा। तो वोल्टेज सोर्स है उसे शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा और जो करंट सोर्स है उसे ओपन सर्किट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो रेस्पेक्टिवली सर्किट दिया हुआ है वो सर्किट में वोल्टेज सोर्स है, तो उस वोल्टेज सोर्स को मैं शॉर्ट सर्किट करूँगा तथा रिमेनिंग उस टर्मिनल जिस टर्मिनल के सापेक्ष मुझे निकालना है उसे मैं रिमूव करूँगा। मैं जैसे ही RTH निकालने के लिए सर्किट 2 देखता हूँ तो सर्किट 2 में देखता हूँ कि R1 और R3 पैरेलल कनेक्टेड है जबकि R2 उसके सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो जब मैंने एरो कर रखा है उस एरो के सापेक्ष में अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालता हूँ तो मैं देखता हूँ कि R1 पैरेलली R3 ब्रैकेट्स R2। तो मेरा जो इक्विवेलेंट RTH निकलेगा वो निकलेगा R2 प्लस R1 इंटू R3 अपॉन R3 प्लस R1। इस प्रकार मुझे RTH मिल जाता है। अब जिस ब्रांच के रेस्पेक्ट में मुझे ISC मिला है और RTH मिला है उसी ब्रांच को मैं उसके सापेक्ष में पैरेलल रखूँगा सॉरी। तो जैसे कि अब मैंने ISC निकला है तो मैंने उसे करंट सोर्स से रिप्रेजेंट किया है ISC, और RTH जो मिला है, जो उस टर्मिनल के रेस्पेक्ट मिला है उसे मैंने RTH से रिप्लेस किया। यहाँ पर जो ये रेड इक्विवेलेंट लिखा हुआ है इसे बोलते हैं इक्विवेलेंट सर्किट, वो है नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। अब इसके रेस्पेक्ट में जिस टर्मिनल के रेस्पेक्ट में मैंने RL या ISC या RTH ज्ञात किया था उस टर्मिनल को भी मैं उसके सापेक्ष समानांतर रख दूंगा। जब मैं इसके सापेक्ष समानांतर रखूँगा तो अब उसके थ्रू मुझे करंट डिवीज़न रूल से मुझे IL की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर मेरी जो IL की वैल्यू होगी, मुझे करंट सोर्स दे रखा है, 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में हैं, तो बाई करंट डिवीज़न रूल में मेरी IL निकाल सकता हूँ। तो मेरी यहाँ पर IL होगी IL इज इक्वल टू ISC इंटू RTH अपॉन RTH प्लस RL। इस प्रकार मैं नॉर्टन थ्योरम के अकॉर्डिंग मैं अपने इससे करंट की वैल्यू को ज्ञात कर सकता हूँ। मैं अगेन इसके रिपीटेशन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताऊँगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहले जिस भी टर्मिनल के रेस्पेक्ट में मुझे करंट निकालनी है उस करंट को सबसे पहले मैं ISC ज्ञात करूँगा। ISC ज्ञात करने के लिए मुझे उस टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा, और शॉर्ट सर्किट करने के बाद उस ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रही है उसकी करंट की वैल्यू को मैं ISC पुटअप करूँगा। जैसे ही मेरी ISC निकलती है उसके बाद उसी टर्मिनल के रेस्पेक्ट में मैं RTH ज्ञात करूँगा।
जो कि मेरा सेकेंड स्टेप है। आरटीएच ज्ञात करने के लिए उसी टर्मिनल को मुझे ओपन करना पड़ेगा तथा उसमें जो भी सोर्स लग रहे हैं उनको सबको रिमूव करना पड़ेगा, या तो शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट। उसको रिप्लेस करने के बाद जो भी उसके सापेक्ष मुझे जो आरटीएच मिलता है उस आरटीएच की वैल्यू को मैं रखता हूँ, तो मुझे आईएससी उसी टर्मिनल के रेस्पेक्ट में आईएससी और आरटीएच मिल जाता है। तो इन दोनों को मैं पैरेलली कनेक्ट करता हूँ और जिस टर्मिनल के रेस्पेक्ट में मैंने आईएससी और आरटीएच ज्ञात किया है उसको भी मैं उसके पैरेलल लगाता हूँ। तो पैरेलल लगाने के बाद मैं उसके पैरेलल लगाने के बाद मैं उसकी करंट की वैल्यू को ज्ञात कर सकता हूँ। इस प्रकार मैं नॉर्टन थ्योरम को सॉल्व कर सकता हूँ, नॉर्टन की विधि से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ये जो थ्योरम है ये जस्ट थेवेनिन की ड्यूल है। अब मैं एग्जाम्पल के साथ इसको सॉल्व करता हूँ। तो हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल हम एक देखते हैं। इस एग्जाम्पल में लिखा है निम्न चित्र में 2 ओम प्रतिरोध में बहने वाली धारा की गणना नॉर्टन प्रमेय से ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ जो सर्किट दे रखा है, इस सर्किट में मेरे पास ए और बी जो टर्मिनल है वहाँ पे 2 ओम है। अब यहाँ पर इस 2 ओम में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू को ज्ञात करना है। अब जिस जो 2 ओम की करंट की वैल्यू ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मैं स्टेप लेता हूँ कि मेरा जो फर्स्ट स्टेप होगा वो स्टेप होगा कि 2 ओम के प्रतिरोध को हटाकर टर्मिनल ए व बी को लघु परिपथ में करने पर, लघु परिपथ मतलब शॉर्ट सर्किट करने पर, जैसे मैं शॉर्ट सर्किट करता हूँ तो मुझे नया सर्किट मिलता है। मैं उस नए सर्किट को देखता हूँ कि 10 वोल्ट है, I1 निकल रहा है 3 ओम से, 6 ओम और 3 ओम, और जो मेरा 2 ओम जिससे मुझे IL ज्ञात करनी है मैंने इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया है। अब मुझे इसके 10 वोल्ट विभव स्रोत के सिरों पर लगने वाले तुल्य प्रतिरोध का, आज मुझे जो 10 वोल्ट है इसके रेस्पेक्ट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगता है उसको ज्ञात करने के लिए देखता हूँ कि मैं 3 ओम और 6 ओम आपस में पैरेलली कनेक्टेड है और वही 3 ओम के सीरीज में कनेक्टेड है। तो 3 + 6 पैरेलल 3, तो मेरे यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा 5 ओम का। जब मुझे 10 वोल्ट के रेस्पेक्ट में लगने वाले तुल्य प्रतिरोध की वैल्यू पता है 5 ओम, तो मेरी टोटल जो करंट होगी I1 वो निकलेगी, वो मेरे निकलेगी ओम्स लॉ से V/R। तो मेरे V/R अप्लाई यहाँ पर V है 10 वोल्ट और R है मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो 5। तो मेरी जो करंट निकलेगी I1 वो होगी 2 एम्पियर। अब मुझे पता है कि मेरी I1 है जो 3 ओम से जो करंट फ्लो हो रही है I1 वो 2 एम्पियर करंट है। तो मुझे 3 ओम ए बी टर्मिनल पे फ्लो होने वाली करंट और 6 ओम पे फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू को मैं ज्ञात कर सकता हूँ। ये मैं बाई करंट डिवीजन रूल से ज्ञात कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैं करंट डिवीजन रूल निकालता हूँ ISC, तो ISC ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है I1 × 6 ओम अपॉन 6 + 3। तो यहाँ पर पैरेलली जब मैं करंट ज्ञात करूँगा तो मेरी ISC की वैल्यू निकलेगी 4/3 एम्पियर। तो यहाँ पर मुझे मेरी करंट मिल गई 4/3 एम्पियर। तो यहाँ पर इस सर्किट से मैंने फर्स्ट स्टेप से मैंने अपनी ISC निकाल दी। अब जैसे ही मेरी ISC की वैल्यू निकली 4/3 एम्पियर, अब मैं सेकंड स्टेप पे जाऊँगा। मेरा सेकंड स्टेप होगा कि जिस टर्मिनल को मैंने शॉर्ट सर्किट किया है या लघु परिपथ किया है उसी टर्मिनल को मैं ओपन करके अब RTH निकालूंगा। उसको RTH निकालने के लिए उसमें जो भी सोर्स लग रहे हैं उस सभी सोर्स को मैं रिमूव करूँगा। उस सोर्स को मैं उसको शॉर्ट सर्किट से रिमूव करूँगा या ओपन सर्किट से रिमूव करूँगा। तो शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट करने पर मैं देखता हूँ कि यहाँ पर देखता हूँ कि जो भी मेरे इसके सापेक्ष में ये भी टर्मिनल के सापेक्ष में जो रेजिस्टेंस निकलता है उसको मैं RTH कहता हूँ। तो मेरा सेकंड स्टेप है कि मूल परिपथ में 2 ओम प्रतिरोध को हटाकर व विभव स्रोत को लघु परिपथ कर टर्मिनल ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने पर। तो यहाँ पर जब मैं इसको शॉर्ट सर्किट करता हूँ या जो मैंने अभी बताया आपको कि जो भी इसमें सोर्स लगे हैं उन सबको रिमूव करके उसी टर्मिनल के सापेक्ष में मैं जब RTH याद करता हूँ तो मैं RTH को देखता हूँ कि 3 ओम और 6 ओम जो शॉर्ट सर्किट किया है वहाँ पे जो 3 ओम रेजिस्टेंस लग रहा है वो 3 ओम और 6 ओम आपस में पैरेलल कनेक्टेड होते हैं, जबकि दूसरा जो आउटपुट टर्मिनल ए बी टर्मिनल के पास जो 3 ओम रजिस्टर लग रहा है वो उसके सीरीज में कनेक्ट होता है। इस प्रकार मुझे जो RTH मिलता है वो 5 ओम मिलता है। तो मैं देखता हूँ कि जिस टर्मिनल के रेस्पेक्ट में मैंने ISC ज्ञात किया है और RTH ज्ञात किया है वो दोनों टर्मिनल के रेस्पेक्ट में निकलने वाले ISC RTH को मैं आपस में पैरेलल कनेक्टेड करूँगा। तो पैरेलल कनेक्टेड जब करूँगा तो ये जो सर्किट होगा उसे मैं नॉर्टन सर्किट बोलूँगा या इक्विवेलेंट नॉर्टन सर्किट बोलूँगा। तो थर्ड स्टेप मेरा होगा कि जो मैंने ISC और RTH निकाला उसको मैं पैरेलली कनेक्ट करूँ। तो मैंने ISC RTH को पैरेलल कनेक्ट किया। उसके बाद में जिस RL के सापेक्ष जो मूल सर्किट है, मूल सर्किट में जो मेरा ए बी टर्मिनल पे जो रजिस्टर है जिससे मुझे IL ज्ञात करना था उस RL को मैंने पुटअप किया। तो पैरेलली कनेक्ट करता हूँ 2 ओम। तो जब पैरेलल 2 ओम कनेक्ट करता हूँ तो अब इसमें फ्लो होने वाली करंट मुझे IL की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर जब मैं IL की वैल्यू ज्ञात करूँगा ये मेरी IL की वैल्यू बाई करंट डिवीज़न रूल से ज्ञात होगी। तो यहाँ पे करंट डिवीज़न रूल से ज्ञात करने के लिए मेरी I जो होगी I = होगी ISC × RTH/RTH + RL बाई करंट डिवीज़न रूल। तो यहाँ पर ISC और RTH की वैल्यू जब मैं पुटअप करता हूँ और RL की वैल्यू पुटअप करता हूँ तो यहाँ पर मेरे IL में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू मुझे मिलती है। यहाँ पर जो करंट की वैल्यू होगी मुझे होगी 20/21 एम्पियर। इस प्रकार मैंने नॉर्टन थ्योरम की स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन निकाल के IL किसी भी ब्रांच लोड या किसी भी लोड या किसी भी ब्रांच में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू को मैं ज्ञात कर सकता हूँ। अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि नॉर्टन थ्योरम और थेवेनिन थ्योरम में मोस्ट इंपॉर्टेंट फ़र्क क्या है या डिफरेंस क्या है। तो हमने इससे प्रीवियस क्लास में थेवेनिन थ्योरम पढ़ा था। तो थेवेनिन थ्योरम के अंदर हमने देखा था कि सबसे पहले थेवेनिन थ्योरम के फर्स्ट स्टेप के बारे में देखते हैं
कि जब हमें किसी टर्मिनल के रेस्पेक्ट में करंट निकालनी थी, तो उस टर्मिनल के रेस्पेक्ट में थेवेनिन थ्योरम में हम सबसे पहले VTH ज्ञात करते थे, उसको टर्मिनल को हम ओपन कर देते थे। उस टर्मिनल को ओपन करने के बाद में जो भी उसके रेस्पेक्ट में वोल्टेज लग रहा है, उस वोल्टेज को ज्ञात करते थे हमने, उसे VTH बोलते हैं। तथा उसी टर्मिनल के रेस्पेक्ट में उसे ओपन करके सोर्स को रिमूव करके हम RTH निकालते थे। अब तथा VTH और RTH जब निकल जाता था जिस टर्मिनल के सापेक्ष में, तो उस VTH और RTH को हम सीरीज़ में कनेक्ट करते थे, और जिस टर्मिनल के रेस्पेक्ट में हमने VTH और RTH निकालना, उसको हम उसके सीरीज़ में कनेक्ट करके बाई वोल्टेज डिवीज़न रूल से हम उसके वोल्टेज को भी निकाल सकता था तथा करंट की वैल्यू को भी निकाल सकता था। इस प्रकार मैं थेवेनिन थ्योरम में उसको सॉल्व करता था। लेकिन नॉर्थन थ्योरम जो है वो भी सेम उसी तरह कि जिस ब्रांच के सापेक्ष में मुझे करंट ज्ञात करनी है, उसी ब्रांच को मैं यहाँ पे ओपन नहीं करता, उस ब्रांच को मैं शॉर्ट सर्किट कर देता हूँ। तो शॉर्ट सर्किट करने के बाद में जो मुझे ISC मिलती है, जो करंट मिलती है, मैं उसे एज ए करंट सोर्स की तरह यूज़ करता हूँ। फर्स्ट स्टेप तो मेरा ये आता है कि जैसे ही मैं उस टर्मिनल को, जिस टर्मिनल से मुझे करंट निकालनी है, उस टर्मिनल को मैं शॉर्ट सर्किट करूँगा, तो वहाँ पर मुझे मेरी वैल्यूज़, करंट की वैल्यूज़ पता चल जाएगी। अब जैसे ही मुझे मेरी करंट की वैल्यूज़ पता चलती है, तो मुझे मेरे करंट की वैल्यू निकलने के बाद अब उसी टर्मिनल के सापेक्ष में उसमें RTH निकालता हूँ। तो RTH निकालने का तरीका सेम वैसा ही है जैसे हमने थेवेनिन थ्योरम में निकाला था, सेम टू सेम हम उसे नॉर्थन थ्योरम में भी निकालते हैं कि जो भी सर्किट में सोर्स लग रहे हैं, एक्टिव सोर्स जो भी है, वोल्टेज सोर्स है या करंट सोर्स है, तो वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं तथा जो करंट सोर्स है हमारा, हम उसे ओपन सर्किट कर देते हैं। ओपन सर्किट करने के बाद में जो हमें एक सर्किट मिलता है, उस सर्किट में जो टर्मिनल के सापेक्ष में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेरा RTH होता है। अब उसी RTH की वैल्यू को मैं निकालता हूँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को इक्विवेलेंट करके, जिसमें कोई सीरीज में कनेक्टेड होता है, कोई पैरेलल में कनेक्टेड होता है, तो उससे मैं एक इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टेंस निकाल लेता हूँ। जैसे ही मेरा इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टेंस निकलता है, तो जिस ब्रांच के सापेक्ष में मैंने जो पहले स्टेप पे मैंने ISC निकाला है और सेकेंड स्टेप पे मैंने जो RTH निकाला है, उस ISC और RTH को मैं दोनों पैरेलल कनेक्ट करता हूँ। तो ये जो सर्किट होता है मैं उसे नॉर्थन सर्किट बोलता हूँ। अब जब ये ISC और RTH मैंने जिस टर्मिनल के रेस्पेक्ट में निकाले हैं, उस रेस्पेक्ट में जो भी लोड लग रहा है, उस लोड को मैं उसके सर्किट के पैरेलल में कनेक्ट कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं उसके पैरेलल में कनेक्ट करता हूँ, तो मैं बाई करंट डिवीज़न रूल से उसकी करंट की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो बाई करंट डिवीज़न रूल से जो भी मेरी IL होगी वो IL होगी, IL = ISC × RTH/RTH + RL। या RL यहाँ पर कोई वही ब्रांच है, वही टर्मिनल है जिसके सापेक्ष मैंने ISC निकाला है और RTH निकाला है। इस प्रकार मैं ISC और ISC की मतलब उस प्रकार मैं नॉर्थन थ्योरम के अकॉर्डिंग इसमें फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू को भी ज्ञात कर सकता हूँ। तथा साथ साथ जब मुझे करंट की वैल्यू निकल जाती है, तो उस रेजिस्टेंस के रेस्पेक्ट में लगने वाले वोल्टेज की वैल्यू भी मैं ज्ञात कर सकता हूँ। क्योंकि जब अगर उसमें करंट निकलेगी इस ब्रांच के अंदर, तो करंट जब भी किसी रेजिस्टेंस में निकलेगी तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो उससे मैं वोल्टेज भी ज्ञात कर सकता हूँ। तो मैं ये भी इसलिए हम कहते हैं कि नॉर्थन थ्योरम और थेवेनिन थ्योरम आपस में ड्यूल है। एक VTH निकालता है जो ओपन सर्किट होके वो जो थेवेनिन वोल्टेज निकलता है, वही नॉर्थन ISC निकालता है। और जैसे ही दूसरा वाला स्टेप उनके भी RTH निकलता है और सेकंड स्टेप में नॉर्थन के भी RTH निकलता है। इस प्रकार मैं एक के रेस्पेक्ट में लगने वाले वोल्टेज की वैल्यू भी ज्ञात कर सकता हूँ, तो दूसरे के रेस्पेक्ट में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू भी ज्ञात कर सकता हूँ। अगर थेवेनिन में किसी ब्रांच में मुझे वोल्टेज ज्ञात करना हो, तो मैं उसके रेस्पेक्ट में वोल्टेज डिवीज़न रूल से भी वोल्टेज ज्ञात कर सकता हूँ तथा उसी ब्रांच में फ्लो होने वाली मैं करंट की वैल्यू को भी ज्ञात कर सकता हूँ। सेम टू सेम नॉर्थन में भी अगर मैं सबसे पहले ISC या करंट निकालता हूँ, करंट बाई करंट डिवीज़न रूल से जब मैं करंट निकाल सकता हूँ, तो उसी के रेस्पेक्ट में मैं फिर उसे वोल्टेज भी निकाल सकता हूँ। इस प्रकार में नॉर्थन और थेवेनिन दोनों आपस में ड्यूल होती है। दोनों का कंसेप्ट स्टेप बाय स्टेप हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही रखा जाता है, इम्पोर्टेंट डिफरेंस यही रखा जाता है तथा सॉल्व करते वक्त सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट का ध्यान रखा जाता है कि VTH में हम उस टर्मिनल को ओपन करते हैं। VTH थेवेनिन थ्योरम में हम उस टर्मिनल को ओपन करते हैं VTH निकालने के लिए, जबकि नॉर्थन के अंदर हम उसे शॉर्ट सर्किट करते हैं ISC निकालने के लिए। जबकि RTH निकालने का दोनों का फार्मूला कंसेप्ट एक ही होता है कि जो भी सर्किट के अंदर या जो भी डिफ़िकल्ट सर्किट है उसमें जितने भी एक्टिव सोर्स लग रहे हैं, उन सभी एक्टिव सोर्स को मैं रिमूव करता हूँ। रिमूव करने के लिए मैं इस वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करता हूँ, करंट सोर्स को ओपन सर्किट करता हूँ तथा उसके बाद जो मुझे इक्विवेलेंट सर्किट प्राप्त होता है, उस इक्विवेलेंट सर्किट से मैं RTH निकालता हूँ उस टर्मिनल के सापेक्ष। जब टर्मिनल के सापेक्ष मेरा RTH निकल जाता है, तो वही मैं उसको VTH के सीरीज़ में लगाता हूँ। थेवेनिन थ्योरम में VTH के सीरीज़ में RTH लगाता हूँ, जबकि नॉर्थन में ISC के समानांतर या पैरेलल क्रम में मैं उस RTH को लगाता हूँ। जब ये दोनों मेरे पास थेवेनिन सर्किट और RTH सर्किट मिल जाता, नॉर्थन सर्किट मिल जाता है,
जैसे ही मैं सर्किट बनने के बाद में उसके रेस्पेक्ट में थेवेनिन के अंदर सीरीज़ में RL लगाता हूँ, जबकि यहाँ पर मैं नॉर्टन में मैं उसके पैरेलल में RL लगाता हूँ। उससे फिर मैं करंट की वैल्यू भी ज्ञात कर सकता हूँ और वो वोल्टेज की वैल्यू भी ज्ञात कर सकता हूँ। इस प्रकार थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम को हम यूज़ करके किसी भी बड़े डिफ़िकल्ट सर्किट नेटवर्क को हम सॉल्व करके किसी पर्टिकुलर ब्रांच में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू या वोल्टेज की वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं। नॉर्टन थ्योरम को इजाद की थी वो साइंटिस्ट नॉर्टन ने की थी, इसलिए इसका नाम नॉर्टन थ्योरम है तथा नॉर्टन थ्योरम ड्यूल है थेवेनिन थ्योरम की। इस प्रकार हमने नॉर्टन थ्योरम और थेवेनिन थ्योरम के बारे में पढ़ा तथा दोनों के डिफरेंस के बारे में पढ़ा।